2011 रितेश अग्रवाल फाउंडर ऑफ ओरेबल स्टेज नेटवर्थ 23 रुपीज। 2024 रितेश अग्रवाल फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स नेटवर्थ 16,000 करोड़ से भी ज्यादा। बट रितेश अग्रवाल इतने अमीर बने कैसे? 13 सालों में उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो वर्ल्ड के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए? क्या क्या स्ट्रेटेजीज उन्होंने यूज की वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी होटल चेन बनाने के लिए? आइए इस वीडियो में जानते हैं। 16 नवंबर 1993 रायगढ़ उड़ीसा में रितेश अग्रवाल का जन्म हुआ। बचपन में वो कैथलिक स्कूल गए जिसकी फीस 200 रुपए पर मंथ थी। उन्होंने काफी कम एज से ही कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया था और 13 साल की उम्र से उन्होंने सिम कार्ड्स बेचने भी स्टार्ट कर दिए। साथ के साथ ही FMGC प्रोडक्ट्स भी सेल करना स्टार्ट कर दिए। बहुत ही छोटी उम्र से एक तो उन्होंने कोडिंग आ गई, चीजें बनाना आ गया और FMGC प्रोडक्ट सेल करना आ गया, मतलब चीज सेल करनी आ गई, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि रितेश अग्रवाल को उस टाइम पे कहां से आइडिया है एक एंटरप्रेन्योर बनने का। रितेश अग्रवाल की सबसे बड़ी बहन जो थी वो एक एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट अटेंड करने गई थी जहां पे उन्होंने सीखा एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या और एंटरप्रेन्योरशिप में एक्चुअली काम कैसे होता है। सो जब वो घर आई तो उन्होंने सब चीज अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करी, जो चीज रितेश ने भी सुनी थी, और रितेश अग्रवाल का उसी जगह से इंटरेस्ट जाग गया एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। और जहां पे अदर स्टूडेंट्स चाह रहे थे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एस्ट्रोनॉट बनना, साइंटिस्ट बनना, वहीं पर रितेश अग्रवाल ने ठान लिया था कि उन्हें तो एक एंटरप्रेन्योर ही बनना है। और उन्हें अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर के साथ भी बताना स्टार्ट कर दिया था जिससे वो कूल बन सके कि उन्हें एक एंटरप्रेन्योर बनना है। लेकिन उन्हें उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था एंटरप्रेन्योर होता क्या है और कैसे बनाया जाता है। फाइनली 10th क्लास उन्होंने अपनी उड़ीसा से ही कंप्लीट करी और जब वो 11th क्लास में जाने वाले थे तो हर बच्चों की तरह उनके पास भी दो ऑप्शन थे, या तो मेडिकल लाइन या फिर इंजीनियरिंग लाइन। तो उन्होंने इंजीनियरिंग लाइन चूज करा और एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए इस वजह से वो इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल हब कोटा ले जाते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। और जब वो वहां पे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ के बच्चे पागल की तरह पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ एक्टिविटीज नहीं करते, कहीं घूम नहीं रहे, कहीं फिर नहीं रहे, तो उन्हें वहां से उस चीज में इंटरेस्ट आना कम हो जाता है। और अब उन्हें याद आता है कि उन्हें तो एक एंटरप्रेन्योर बनना था। सो अब वो इस चीज के पीछे रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। सो वो कोटा से हर वीकेंड दिल्ली जाते थे बस पकड़ के एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट्स अटेंड करने के लिए। सो उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करना स्टार्ट करा। कहीं पर तो उन्हें फ्री में एंट्री दे दी जाती थी कि वो एक बच्चा है, और कहीं पे वो थोड़े बहुत पैसे देके एंट्री ले लेते थे। यहाँ से उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी बिजनेस कैसा होता है और बिजनेस को कैसे ऑपरेट किया जाता है। सो जब वो दिल्ली जाते थे तो उन्होंने एक प्रॉब्लम फिगर आउट करी कि कुछ लोगों के पास खाली रूम्स है जिन्हें वो रेंट पे देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे वो उन्होंने लिस्ट कर सके जहां से उनके पास कस्टमर्स आ सके। दूसरी तरफ ही जो भी लोग दिल्ली घूमने आते थे, जैसे टूरिस्ट हो गए या फिर कोई भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हो गए जो भी दिल्ली में जॉब करने आते थे, उन्हें भी रूम्स की नीड पड़ती थी, स्टूडेंट्स को रूम की नीड पड़ती थी। तो यहाँ पर उन्होंने डिमांड और सप्लाई का खेल समझा और इन दोनों के गैप को फिल करने के लिए उन्हें कोडिंग आती थी, तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पे कोई भी अपना रूम लिस्ट कर सकता है और कस्टमर्स वो रूम को चेक कर सकते हैं और वो रूम बुक कर सकते हैं। सो यहाँ से उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप स्टार्ट करा ओरेबल स्टेज। कोडिंग करके उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसने इस डिमांड और सप्लाई के गैप को फिल कर दिया था, जो कि इंडिया का पहला मार्केट प्लेस था जहां पर विलास, सर्विस, अपार्टमेंट्स और भी सारी चीज लिस्ट होनी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, लेकिन जिसकी वो तैयारी करने आए थे IIT JEE की, उसमें उनका ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा था, तो उन्होंने वो चीज वहीं पे स्किप कर दी और अपनी 12th पास आउट करने के बाद दिल्ली में प्राइवेट कॉलेज से ही अपनी इंजीनियरिंग परस्यू करी। तो जब भी कोई बच्चा स्कूल के बाद कॉलेज जाता है तो उसके बीच में 3 मंथ का गैप होता है। तो रितेश अग्रवाल ने सोचा कि मैं इस 3 मंथ के गैप को यूटिलाइज करूंगा और कैसे होटल्स वर्क करते हैं, फिर होटल इंडस्ट्री वर्क करती है, इस सब चीज पे रिसर्च करूंगा और वहां से नॉलेज गैदर करूंगा। सो उन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया घूमना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग होटल्स में जाना स्टार्ट कर दिया और उनके बिजनेस मॉडल को समझना स्टार्ट कर दिया। तो जो ओरेबल स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल Airbnb वाला कॉन्सेप्ट था, जो कि एक बहुत बड़ी होटल चेन थी पूरे वर्ल्ड की। उस टाइम पे Airbnb इंडिया में आया नहीं था और उन्होंने ओरेबल स्टेज पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। सो उसके बाद उनका कॉलेज स्टार्ट हो गया और वो पूरे 2 दिन कॉलेज गए। उसके बाद उनका मन नहीं लगा कॉलेज में, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक दिन और ब्रेक ले लेता हूँ और थोड़ा ओरेबल पे काम करता हूँ। ऐसी ब्रेक ले लेते थे, 1 दिन का ब्रेक, 1 हफ्ते का ब्रेक हुआ, 1 हफ्ते का ब्रेक, 1 महीने का ब्रेक हुआ, 1 महीने का ब्रेक, 6 महीने का ब्रेक हो गया। इतना टाइम बाद तो उनका कोई मन ही नहीं था कॉलेज जाने का। और जब उनके पेरेंट दिल्ली आए देखने के लिए कि उनका बेटा कॉलेज में क्या पढ़ रहा है और उन्होंने जब ये सब चीज देखी कि इनका बेटा तो कॉलेज जा ही नहीं रहा, तो उनका वहां पे दिमाग खराब हो गया। और किसी तरह उन्होंने अपने पापा को समझाया और मनाया कि वो अपने एक स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने पापा को समझाया कि मैं 1 साल ट्राई करता हूं, अगर ये स्टार्टअप बिल्कुल भी नहीं चला तो मैं अगले साल कॉलेज में दोबारा से एडमिशन ले लूंगा। सो उन्हें और ज्यादा टाइम मिल गया अपने स्टार्टअप पे काम करने के लिए और उन्होंने अपने प्रेडिक्टेबल एक्सपीरियंस वाले चीज पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रेडिक्टेबल एक्सपीरियंस होता क्या है। अब आप उस टाइम की बात सोचो, जब भी हम किसी भी होटल में जाते थे तो उस टाइम पे कोई भी होटल का फिक्स प्राइस नहीं था। 1000 के भी होटल होते थे, 500 भी होटल होते थे और 10,000 के भी होटल्स होते थे।
तो कोई भी कंसिस्टेंट क्वालिटी या फिर कोई भी कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस हमें नहीं मिलता था। किसी होटल में जाते थे तो वॉशरूम गंदा होता था, किसी होटल में जाते थे तो टीवी नहीं चल रहा होता था, किसी होटल में बेडशीट खराब होती थी और किसी होटल में तो साइन बोर्ड भी नहीं होता था जो कि पता चल जाए कि होटल है कहां पे। और उस टाइम पे ओला उबर आ गए थे, बड़ी बड़ी एयरलाइंस आ गई, तो ट्रैवलिंग का पंगा तो बिल्कुल सोल्व हो गया था, लेकिन रहना कहां है, स्टे का पंगा अभी भी था और ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम पे थी। और उनका ये कहना था जो भी होटल्स में रुका उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस करी है, बस उनका मानना ये था कि मैं इस प्रॉब्लम को चेंज कर दूंगा और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के प्रोवाइड करूंगा। फिर 2013 में उन्होंने ओरावल स्टेज को ओयो रूम्स में कन्वर्ट कर दिया। ओयो का फुल फॉर्म था ओन योर ओन। अब उन्हें प्रॉब्लम तो फिगर आउट हो गई थी, अब उन्हें उसका सॉल्यूशन ढूंढना था। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक होटल तो चाहिए जहां पे वो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। और एक 18-19 साल के बच्चे को कहां से होटल मिलेगा जिसका वो एक्सपीरियंस अच्छा कर पाए। लेकिन उस 18-19 साल की उम्र में उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं छोटा हूं, वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने निकल गए और वो कई सारे होटल्स में बात करी, उनके ओनर से बात करी जहां वो पहले रुके थे। और एक जगह पे गुड़गांव में एक होटल ने उनके साथ पार्टनरशिप कर ली। पार्टनरशिप एग्जैक्टली थी क्या, और उन्होंने कहा कि मुझे आप अपना होटल कुछ महीने के लिए चलाने दो, मैं आपके लिए पूरा होटल चलाऊंगा और अगर कोई भी प्रॉफिट हुआ तो हम उसे इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे और अगर कोई लॉस हुआ तो सारा लॉस मैं अपने ऊपर ले लूंगा और चुपचाप निकल जाऊंगा। तो उन्हें अपना स्टार्टअप पे इतना ज्यादा भरोसा था कि ये सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो गुड़गांव के होटल ने एग्री किया क्योंकि उनका होटल इतना अच्छा चल भी नहीं रहा था। 15 रूम्स उस होटल में और हार्डली 2 ही रूम्स ऑक्यूपाई होते थे उस टाइम पे। अब जैसे रितेश अग्रवाल को मौका मिला तो उन्होंने सोचा सबसे पहले तो इस होटल को साफ करना पड़ेगा और रेनोवेट करवाना पड़ेगा और एक प्रेजेंटेबल पोजीशन में लाना पड़ेगा। तो दिल्ली के सदर बाजार गए, अच्छे मैट्रेस, अच्छी क्वालिटी के सारे प्रोडक्ट्स वहां से खरीद लिए। लाइटनिंग, वॉलपेपर्स, कारपेट्स, फर्नीचर, जो बेसिक चीजें होती है किसी भी होटल में और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो उन्होंने वहां से खरीद ली। फिर उन्होंने पूरा होटल की सफाई करी, पूरा होटल साफ सुथरा करा, सारी नई चीजें वहां पे लगा दी और फिर वो वहां पे रिसेप्शन पे बैठना स्टार्ट कर दिए और कस्टमर के साथ भी इंटरेक्ट करते थे, उनके रिव्यूज लेते थे, क्लीनिंग में मदद करते थे, हाउस कीपिंग में मदद करते थे। उनका मानना था कि अगर उन्हें इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बनना है तो उन्हें सारी बेसिक प्रॉब्लम समझनी पड़ेंगी एक्चुअली होटल इंडस्ट्री में चली आ रही है और इसके लिए उन्हें सारा काम करके देखना पड़ेगा। और जब उन्होंने सब चीज करी, धीरे धीरे उस होटल्स में कस्टमर आने स्टार्ट हो गए, लोगों ने उस होटल के बारे में जानना स्टार्ट करा, लोगों ने उस होटल के बारे में पूछना स्टार्ट करा और उस होटल में कस्टमर्स की लाइन लग गई। चीज देखे उस होटल का ओनर तो खुश हुआ ही और जो आजू बाजू होटल्स थे उन्होंने भी रितेश अग्रवाल को कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमारे होटल को भी ऐसे ही बना दो। देख के लगा रितेश अग्रवाल को कि उनके स्टार्टअप आइडिया में अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा बड़ी है। और उन्होंने एक चीज फिगर आउट करी, जितने बड़े बड़े होटल चेन्स है, ताज हो, ओबरॉय हो, हिल्टन हो, मैरियट हो, वो लग्जरी पे ज्यादा फोकस करते हैं और इनकी टारगेट ऑडियंस हाई क्लास लोग हैं। वो होटल सिर्फ हाई क्लास लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है। और जब उन्होंने रिसर्च करा तो उन्हें पता लगा कि जो 90% होटल्स हैं उनके होटल में 100 से कम रूम्स हैं और वो मिडिल क्लास लोगों को ही टारगेट करते हैं। मतलब ये जो मार्केट थी वो तो बहुत ज्यादा बड़ी थी और इन्हें कोई बड़ी कंपैरिजन चलाती, इन्हें सिंपल वही बिजनेसमैन चलाते हैं जिनके पास कुछ लैंड पड़ा होता है और वो वहां पे होटल बना देते हैं एक एडिशनल इनकम के लिए, क्योंकि उनके होटल्स ना तो ब्रांडेड होते हैं, ना तो उनके होटल्स के बारे में कोई जानता है, ना तो अच्छी ब्रांडिंग होती है, ना तो अच्छी मार्केटिंग होती है। सो एट द एंड उन्हें वो होटल बंद करना पड़ता है। तो इवेंचुअली ये सब चीजें के कस्टमर से परेशान रहते हैं और जो होटल के ओनर होते हैं वो ही परेशान रहते हैं। और रितेश अग्रवाल को समझ में आ गया कि भाई ये तो एक गोल्ड माइन है और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन अगर मैंने दे दिया तो मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ इस पूरी इंडस्ट्री से। तो इसी बीच इन्हें थियल फेलोशिप मिला और जब उन्होंने ये सब चीज करनी स्टार्ट करी तो उन्हें ये चीज फिगर आउट हो गई थी कि ये सब चीज वो अकेले नहीं कर पाएंगे, उन्हें उसके लिए एक टीम की जरूरत पड़ेगी। और इस टाइम पे वो 19 साल के थे और वो अब फोकस करने लगे अच्छी टीम बनाने पे। इसके लिए वो लिंक्डइन पे एक्टिव होना स्टार्ट हो गए, पोस्ट करने लगे और लोगों को बताने लगे कि उन्हें एक अच्छी टीम की जरूरत है और अच्छे एम्प्लॉइज की जरूरत है जो उनके साथ मिलकर काम कर सके। अब फाइनली उन्हें अभिनव सिन्हा मिले। अभिनव सिन्हा काफी पढ़े लिखे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की है, बीसीजी में काम कर चुके हैं और बढ़िया सी जिंदगी जी रहे थे, बढ़िया सी सैलरी कमा रहे थे। और अभिनव सिन्हा को भी एक इंपैक्ट लाना था, उन्हें अपनी पढ़ाई का अच्छा इस्तेमाल करना था मोटिव के लिए जिसमें वो दुनिया को बदल पाए। तो जब उनकी रितेश अग्रवाल से बात हुई तो रितेश अग्रवाल ने उन्होंने अपना बड़ा विजन दिखाया और जिससे अभिनव सिन्हा को भी ये चीज समझ में आई और उन्होंने कहा कि इस पर हम दोनों मिलकर काम करते हैं। और अभिनव सिन्हा फाइनली उन्हें मिल गए और उन दोनों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर ली। अभिनव सिन्हा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी होटल्स को अच्छी तरह से ऑपरेट करा जाए, सारे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, मतलब कि जो भी चीजें होती हैं उसे एक स्टैंडर्ड से फॉलो करा जाए। और रितेश अग्रवाल का फोकस था कि ओयो को एक ब्रांड बनाना था और उनका मेन फोकस था सेल्स पे। और जब उन्होंने एक साथ मिलकर 1 साल के लिए काम करा तो उनके पास नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज 50 हो गई और फिर उनकी थोड़ी और टीम एक्सपेंड हुई, 5-6 लोगों की टीम बनी उनकी। उन्हें ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर उन्हें और बड़े लेवल पे स्केल करना है तो उन्हें और बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। अब बात आने लगी कि वो और इतने अच्छे मोटिवेटेड लोग आ पाए। उन्होंने जो भी उनके अभी करंट मेंबर्स थे उनके साथ एक मीटिंग करी और उसमें बताया कि आप तो इस इंडस्ट्री में इतने टाइम से काम कर रहे हो, तो आपके रिलेशन में या फिर आपके जितने भी नॉलेज में जो भी अच्छे बंदे हैं जो आपके साथ अच्छा काम कर चुके हैं उनसे रीच आउट करो और उन्हें बताओ ओयो के बारे में उनका, और बताओ उन्हें ओयो के विजन के बारे में कि ओयो एक्चुअली करना क्या चाहता है और उन्हें अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाओ। और अब धीरे धीरे उन्हें अच्छे अच्छे रेफरेंस मिलने लगे और वो अपनी टीम को अच्छा बनाने स्टार्ट कर देते हैं। जो 5-6 मेंबर्स है उन्होंने रेफरेंस का यूज करके अपनी टीम 50 मेंबर्स की बना दी
और 2014 के एंड तक वो गुड़गांव के सबसे बड़ी होटल चेन बन गए थे। उन्होंने एम रखा कि अब उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा होटल चेन बनना है। अब ये चीज तो बहुत बड़ी लेवल की थी, क्योंकि अब उन्हें ताज, हैरियट, ओबरॉय ऐसी बड़ी बड़ी होटल चेन से कंपीट करना था, जो कि 100 से भी ज्यादा साल से ये सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही हैं। इन्होंने फोकस करा इनोवेशन पे। जो बड़ी बड़ी होटल चेन्स ऑलरेडी थी, ताज या फिर ओबरॉय, उन्हें एक नया होटल ऑनबोर्ड करने में कम से कम 6 से 12 महीने लगते थे। लेकिन ओयो वही चीज 36 टाइम्स कम में, 36 गुना कम समय में कोई भी नया होटल को ऑनबोर्ड कर लेता था। तो यही एक अच्छा इनोवेशन था जिससे ओयो और कॉम्पिटिटर से अच्छा कॉम्पिटिट करना स्टार्ट कर देता है। नया होटल 3 मीटिंग्स और 5 दिन में ऑनबोर्ड कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि ये इतना जल्दी कैसे एक होटल को ऑनबोर्ड कर लेते थे, क्योंकि यहाँ पे वो यूज करते थे एक सही टेक्नोलॉजी का। ये डाटा साइंस, एआई का यूज करके एक सही होटल को आइडेंटिफाई करते थे और उनके साथ ही पार्टनरशिप करते थे और जल्दी से उन्हें रेनोवेट करके ऑनबोर्ड कर लेते थे। और रेनोवेट करने के लिए ओयो रूम्स उन होटल्स को पैसे भी देता था। ये सब चीज करके वो बहुत तेजी से स्केल करना स्टार्ट कर देते हैं। ओयो को देखिए और भी छोटे मोटे स्टार्टअप स्टार्ट हो गए ओयो के कॉम्पिटिटर बनने के लिए। वो भी जो ओयो कर रहा था एग्जैक्टली वही सेम चीज करना स्टार्ट कर देते हैं और वो भी काफी तेजी से स्केल अप करने लगे। ओयो को समझ में आ गया कि अगर उन्हें इस इंडस्ट्री में जीतना है तो उन्हें अपने स्केल अप प्रोसेस को और भी स्पीड से करना होगा। ये चीज करने के लिए उन्होंने दिल्ली में अपने जितने भी एम्प्लॉइज 100 के आसपास उन्हें इकट्ठा करा और उनसे पूछा कि आप अभी एक महीने में कितने नए होटल्स ऑनबोर्ड कर लेते हो। तो उन्होंने कहा 30 से 35। रितेश अग्रवाल ने उन्होंने कहा कि हम अगले महीने 100 होटल्स ऑनबोर्ड करने वाले हैं। एम्प्लॉइज का दिमाग घूम गया और बोलने लगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने लगे 30-35 से 40 कर सकते, 50 करता है, लेकिन 3 गुना ज्यादा सीधा 100 कैसे होगा। रितेश अग्रवाल ने यहाँ अपना पूरा प्लान बताया। उन्होंने दिल्ली को 7 क्लस्टर्स में डिवाइड कर लिया और हर क्लस्टर के लिए अलग अलग टीम बनाई और कहा कि सबसे पहले जाओ और सारे होटल से सारे डॉक्यूमेंट साइन करवा लो और दूसरे दिन जाओ सारा ऑडिट करो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और तीसरे दिन मिनी ट्रक्स लाओ और जितना भी रिनोवेशन होना है सब रिनोवेट कर दो और चौथे दिन होटल्स को लाइव कर दो। ये सब चीज देख के एम्प्लॉइज को लगा हाँ यार रितेश ने कोई प्लान बनाया, ये सब चीजें हवा में नहीं कर रहे। और फाइनली उन्होंने इस प्लान को इंप्लीमेंट करा और आप गेस कर सकते हैं उन्होंने एक महीने में कितने होटल्स ऑनबोर्ड करे। तो उस महीने में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 130 होटल्स को ऑनबोर्ड कर लिया। और अब ये सेम स्ट्रेटजी वो पूरे इंडिया में अपनाना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही जल्दी उन्होंने 4,500 होटल्स अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड कर लिए। अब 2016 आ गया था और वो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट होटल चेन्स बन गए थे। और क्योंकि वो इतनी तेजी से स्केल अप कर रहे थे तो उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि प्रॉमिस से कस्टमर से कि उन्हें हर चीज रिनोवेशन मिलेगी और हर चीज अच्छी क्वालिटी मिलेगी, चीज में उन्हें दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। क्योंकि जो भी नए होटल्स रिनोवेट हो रहे थे उन्हें ये चीज समझने में टाइम लगता था और ये सब चीज करने में टाइम लगता था। 2016 आता निकल गया था, तब रितेश अग्रवाल ने सोचा कि अब स्केलिंग बहुत होगी, अब जो कस्टमर एक्सपीरियंस है थोड़ा उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अगर कस्टमर्स भी उनके होटल पसंद नहीं आएंगे तो उससे ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी, जिसके बाद स्केल करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो अब ये सब चीज अच्छी करने के लिए वो मैट्रिक्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं कि कहां पे दिक्कत आ रही है और एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और जो सारी चीज ओयो प्रॉमिस करता है उस सब चीज के अच्छे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स बनाए जिससे हर चीज को वो स्टैंडर्डाइज्ड वे में कर सके, ताकि जो कस्टमर्स को प्रॉमिस कराए वो उसे एक्चुअली प्रोवाइड कर पाए। और अर्ली चेक इन स्टार्ट करा, ट्रैवल्स के लिए भी वो सब चीज आसान हो गई। ये सब चीज तो कर ही रहे थे, लेकिन पैरेलली वो अपने कस्टमर एक्सपीरियंस पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे। और ऐसा करके उन्होंने अपने इंडिया के सारे कॉम्पिटिटर्स को हरा दिया और इंडिया के सबसे बड़े होटल चेन बन गए। और अब ऐसा नहीं था कि इंडिया की सबसे बड़ी होटल चेन बने के बाद खुश हो गए और अचीव कर लिए, अब बस यहीं रुक जाते हैं। अब वो अपने नेक्स्ट गोल पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब उन्हें वर्ल्ड का सबसे बड़ी होटल चेन बनना है। एक इंडियन कंपनी बनेगी। अब जब वर्ल्ड की टॉप 10 होटल चेन्स देखोगे तो मोस्टली आप पाओगे यूएस की होटल चेन्स, चाइना की होटल चेन्स ही आपको मिलेगी। लेकिन ओयो ने बोला कि हम इंडिया से ही सबसे बड़ी वर्ल्ड की होटल चेन बनाएंगे। उन्होंने चाइना में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए और जो चाइना की लोकल टीम थी उन्हें हायर करा और लोकल एम्प्लॉइज से अपनी एक अच्छी टीम बनाई और वहां के जो भी थोड़े बहुत सिस्टम्स है उन्हें समझा और वहां के कल्चर को समझा, नए इनोवेशंस का यूज करके चाइना को भी अपने ओयो से कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, जिसे उन वहां के लोगों ने अपने कल्चर के हिसाब से एडॉप्ट किया। फिर वो चाइना में भी नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जितनी बड़ी कंपनी ओयो इंडिया में, उतनी बड़ी कंपनी वो चाइना में भी है। उसके अलावा उन्होंने नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड, यूएसए इन सब कंट्रीज में एक्सपेंड होना स्टार्ट कर दिया। और फिर उन्होंने फोकस करा यूरोप पे। यूरोप में उन्होंने यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड से स्टार्ट करा और उसके बाद उन्होंने सोचा कि आप पूरे यूरोप पे कब्जा कर लेंगे, जिसके लिए उन्होंने एम्स्टरडैम हेडक्वार्टर $300 मिलियन में एक्वायर कर लिया। ये यूरोप में 13 कंट्रीज में 30,000 से भी ज्यादा होटल रूम्स हैं, जिससे उन्होंने वेकेशन होटल रूम्स के भी स्पेस में एंट्री मार ली। और ये सारी चीज करने के लिए उन्हें कंटिन्यूअसली फंडिंग मिल ही रही थी। सॉफ्टबैंक ने उन्हें $1 बिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग दी, क्योंकि अब इतने सारे आउटसाइड इन्वेस्टर्स आ रहे थे। तो रितेश अग्रवाल का ओयो में 10% से भी कम का स्टेक बचा था। अब रितेश अग्रवाल सोचा कि मैंने इस चीज में अपनी आधी से भी ज्यादा जिंदगी लगा दी और मैं चाहता हूं कि अब मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए चलाऊं। इसके लिए उन्होंने खुद से $2 बिलियन और इन्वेस्ट करे ओयो में, अपना स्टेक 33% तक बढ़ाने के लिए, जिसके लिए उन्होंने जापानीज बैंक से लोन लिया। और इसके बाद भी वो रुके नहीं, अब उन्होंने यूएस में फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और यूएस में करंटली उनके अभी 500 से भी ज्यादा होटल्स हैं और हर दिन वो 3 से 4 होटल्स नए ऑनबोर्ड कर रहे हैं।
और इंडिया में उन्होंने कई सारे 3 स्टार 4 स्टार होटल्स को खरीद लिया है और उन्हें ओयो के नाम से ब्रांड कर दिया है। भी ऐसी होटल इंडस्ट्रीज है उनमें भी अलग अलग स्पेस में एंट्री मार रहे हैं, उसे एक्वायर कर रहे हैं बड़े लेवल पे। ये सब चीज करते करते वो दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी होटल चेन बन जाते हैं। सो अब सॉफ्टबैंक जिसने उबर में और बहुत सारी ऐसे इनिशियल स्टार्ट्स में इन्वेस्ट करा, जिन्होंने ग्रोथ पे ज्यादा फोकस किया, प्रॉफिट्स पे कम किया और वो एट द टाइम उतना प्रॉफिट स्केल नहीं कर पाए, तो सॉफ्टबैंक ने अब ओयो पे प्रेशर बनाया कि यार तुम स्केल अप इतना ज्यादा मत करो, थोड़ा प्रॉफिट पे भी ध्यान दो। और उसकी वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस भी बिगड़ने स्टार्ट हो गए थे। सो उन्होंने अपनी थोड़ी ग्रोथ अभी स्लो डाउन कर दी है और अपने प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इंडिया में उन्होंने कई हजारों एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, चाइना में भी कई हजारों एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, यूएस में भी कई हजारों एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, अच्छे एम्प्लॉयज लेने के लिए जो अच्छा एक्सपीरियंस लोगों को दे पाए। और प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा जाना जाता है कस्टमर एक्सपीरियंस पे, उस पर वो सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये सब चीज करते करते रितेश अग्रवाल वर्ल्ड के यंगेस्ट सेल्फ बिलियनियर बन जाते हैं एट द एज ऑफ 26। सो ये थी कहानी रितेश अग्रवाल की, कैसे उन्होंने सिम कार्ड बेचने से स्टार्ट करके और वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी होटल चेन बना दी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।